मित्रों, आज की इस व्याख्यान कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत के युग पुरुष और भारत के युग नायक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन, संघर्ष और कार्य ये विदित है कि भारत के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कार्य प्रणाली, उनका जीवन सदैव भारत के जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से अपलिफ्ट किया जाए, उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए। और इसी बात को लेकर बाबा साहब ने ये सपना संजोया कि मैं जब तक जिंदा हूं, देश के उन सब गरीबों के लिए, उन पिछड़ों के लिए कार्य करता रहूंगा। और इतिहास में जिस महापुरुष और नेता के रूप में नई दिशा, नया मोड़ देने का काम किया, उसी सूची में भारत के महापुरुषों और नेताओं में बाबा साहब अंबेडकर को अब इतिहास ही नहीं, सम्मान पुरुष जो स्थान है वो विश्व के इतिहास में स्थापित किया गया है। भविष्य की पीढ़ियां उनकी और एक महामानव के रूप में देखती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई विचार करने की भी बात नहीं है। महापुरुषों की महत्ता को खोजना, उनको जानना, उनको समझना, यह एक बहुत कठिन कार्य है। उनकी महानता को विचारों में अभिव्यक्त करना और उनके कार्यों को शोध की दृष्टि से खोजना, समकालीन पीढ़ी पर तथा बाद की अनेक पीढ़ियों पर कितना असर होता है, कितना वो उसको समझ पाते हैं, यह चिंतन और मनन करने की बात है। बाबा साहब के कार्यों को या उसकी महानता को और अनेक प्रकार की शोध की दृष्टि से अगर हम खोजें, अगर उस पर कार्य करें, तो निश्चित हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें हम उनके इतिहास पर अगर चर्चा करें, पहले ऐसे महान आत्माओं के लिए युग पुरुष और उनके जीवन चरित्र और ऐसी कार्य प्रणाली पर चर्चा करें कि उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं। और उसी बात को लेकर सेंडे होक कहते हैं, फॉर मैन मेक हिस्ट्री ओनली व्हेन दे हैव पर्पसेस।
कि जिसका इतिहास नहीं है उसको कोई जानता नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास की अगर हम चर्चा करें, उस महापुरुष के कार्य की अगर हम चर्चा करें, उसके महान व्यक्तित्व की अगर हम चर्चा करें, तो मित्रों ये मानिएगा कि उनकी चर्चा के लिए हमें वर्षों वर्ष लग जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंबेडकर के विचारों में, उसके भावों में सत्यता नहीं। कहीं आपको लगेगा कि ये अंबेडकर के विचारों में उस समाज के लिए हमेशा सत्यता रहती है, हमेशा चिंतन रहता है। और भारत के समकालीन इतिहास पर विचार करते हुए लोकमान्य तिलक, न्यायमूर्ति रानडे, महात्मा फुले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन कार्य पर भी आज भारत ही नहीं, विश्व के तमाम विश्वविद्यालय और तमाम महाविद्यालय शोध कर रहे हैं और उस पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। उनके जीवन कार्य की विशेषता है कि समकालीन इतिहास के आशय में तो उन्हें स्थान दिया ही गया है, परंतु इसके साथ साथ भारत के भविष्यकालीन इतिहास के निर्माण में भी प्रेरक हैं, वो साधक हैं, वो चिंतक हैं। भारतीय संविधान के वे शिल्पकार थे और यह संविधान भविष्यकालीन भारतीय समाज को आकार, आशय और अर्थ देने का काम करता है। आज जो कुछ भारत में घटित हो रहा है, चाहे वो न्यायालय में है, चाहे वो मजदूरों के लिए है, चाहे वो गरीबों के लिए है, चाहे वो अमीरों के लिए है, हम हर कार्य में संविधान की पालना करते हैं और संविधान को दृष्टिगोचर करते हुए हम उसका निर्माण करते हैं। इतिहास प्रक्रिया में महान व्यक्तियों के विचारों तथा उसके कार्यों का क्या सचमुच कोई स्थान है? उस प्रक्रिया को दिशा और मोड़ देने में क्या महान व्यक्तियों का कृतित्व सचमुच दिखाई देता है? इस प्रश्न पर स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत गहरे में जाकर चिंतन और मनन करते हैं और कहते हैं कि संघर्ष में जीवन जीते हुए काल की कोठरी, काल की कठोर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था, इतिहास का निर्माण प्रक्रिया में महान व्यक्ति को स्थान होना ही चाहिए। यह उनके चिंतन का निष्कर्ष है, उनकी मेहनत का नतीजा है। सन 1943 में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे की जयंती के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिया, उसमें इस प्रश्न की चर्चा है, इस इतिहास का अर्थ क्या है, वह कैसे घटित होता है, उसके मूल में कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, कौन सी शक्तियां प्रेरित कर रही हैं। इन प्रश्नों की गहराई पर चर्चा इस भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने की। अगस्टियन सिद्धांत के अनुसार इतिहास का अर्थ है भाग्य द्वारा निर्मित योजनाओं का प्रकटीकरण। भाग्य के इस प्रकटीकरण में मनुष्य का कोई विशेष स्थान नहीं है। इतिहास विषयक भाग्य प्रकटीकरण का यह सिद्धांत डॉक्टर अम्बेडकर का मान्य नहीं था।
इतिहास घटित होता है, भूगोल और भौतिकी शास्त्र के कारण बक्कल नामक एक बुद्धिजीव का मत पूर्ण सत्य पर आधारित है, ऐसी उनकी मान्यता थी। इस इतिहास आर्थिक शक्ति का परिणाम होता है। कार्ल मार्क्स का यह विचार भी बाबा साहब को पूर्ण मान्यता नहीं देता। उस पर भी वो चिंतन करते हैं, उस पर भी विचार करते हैं कि इन तीनों सिद्धांतों में मनुष्य के विचार तथा कृति को कोई सत्ता नहीं है। अगर इतिहास की प्रक्रिया को अनेक अभिव्यक्ति अगर वाचक की दृष्टि से देखें, परंतु इस पूरी प्रक्रिया में महान व्यक्ति प्रत्येक कार्य को निश्चित रूप से करते हुए कहता है कि दृढ़ धारणा है और दृढ़ निश्चय है, और जब दृढ़ निश्चय हो तो निश्चित है उस कार्य करने में आसानी हो जाती है। काल की महानता में महान व्यक्ति का योगदान होता है। विशिष्ट ऐसे कालखंड के लोगों की आशा आकांक्षा को अपने विचार तथा कार्य के माध्यम से आशय तथा अभिव्यक्ति देने का कार्य जो व्यक्ति करता है वह प्रक्रिया में तो होता ही है, फिर भी उसके आसपास इच्छा शक्ति, निर्माण शक्ति होती है। केवल मानवीय इकाइयों के पास मनुष्य को ही यह शक्ति प्रदान होती है। बाबा साहब अम्बेडकर की महानता की खोज करते हुए उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर उसकी महानता की पहचान को भविष्य में मस्तक पर गोंदने का काम भविष्य की पीढ़ियां करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई विचारणीय नहीं है। सच्चे अर्थों में वे महान थे और तभी उनको महानायक की उपाधि से विभूषित किया गया। जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया उस समाज की निकृष्ट अवस्था को ध्यान में रखते हैं उनकी महानता का एहसास होगा और उसकी कसौटी पर उसकी महानता सिद्ध हो सकती है। कि जिस समाज में बाबा साहब का जन्म हुआ, जिस समाज में बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा और जिन घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपने जीवन में पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। मित्रों, कोई बिरला व्यक्ति ही होगा कि ऐसे घोर आपराधिक समय में जहां बाबा साहब जैसे चिंतक और महापुरुष ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया और भारत के निर्माण में और आजादी के भारत के संविधान में जो भूमिका बाबा साहब ने निभाई, निश्चित है पूरा भारत वर्ष के लोग उस पर नाज कर रहे हैं, उस पर मान कर रहे हैं। उनकी कार्यकुशलता, उनका नेतृत्व, नैतिक शक्ति, बुद्धि सामर्थ्य तो महान व्यक्ति में मिलता ही है, लेकिन इतनी सी पूंजी पर क्या वह महान सिद्ध हो सकता है, इस बात पर भी प्रसन्न है। अनंत नैतिक तथा बौद्धिक शक्ति का प्रयोजन क्या है, इन शक्तियों का उपयोग इसलिए करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही इन शक्तियों का उपयोग होना चाहिए। यह निश्चित है महान व्यक्ति किसी महान सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रेरित हो जाता है, वह लक्ष्य उसके संपूर्ण जीवन पर प्रभावित हो जाता है, छा जाता है। बाबा साहब कहते हैं, ए ग्रेट मैन मस्ट बी मोटिवेटेड बाय द डायमनी ऑफ ए सोशल purpose and must act as the squares and the scavenger of the society। जिसे हम सामाजिक गतिशास्त्र
कि ठीक से जानकारी के रूप में प्रेषित कर रहे हैं, जो किसी महान लक्ष्य की अभिभूत हो चुका है। ऐसे मनुष्य संपूर्ण शक्ति के साथ उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, और उसी कड़ी में बाबा साहब ने वो लक्ष्य हासिल किया और एक दिन भारत के उस महान संविधान की रचना करके ये सिद्ध कर दिया कि जाति, धर्म, मजहब, छोट बड़े और ऊंच नीच से ऊपर उठकर जो कार्य बाबा साहब ने किया, निश्चित है वह विश्व के किसी अर्थशास्त्री, किसी योगी और महापुरुष और राजनीतिक ने नहीं किया। अगर बाबा साहब के विचारों पर हम विवेचन करें, मंथन करें, उसके जीवन का मूल्यांकन करें, उसके सामाजिक लक्ष्य को केंद्र में रखकर अगर उस पर मंथन करें, उस पर विचार करें, हम यही पाएंगे कि बाबा साहब एक संघर्षशील और उस सदी के महानायक के रूप में आज की 21वीं सदी में भी पूरे विश्व में बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के जीवन और विवेचन को पूरी दुनिया शोध की दृष्टि से काम कर रही है। जो चिंतन तथा संशोधन बाबा साहब ने अपने जीवन में किया, जो ग्रंथ लिखे, जो पत्रकारिता लिखी, जो पत्र लिखे, जो आंदोलन किए, जिन सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में जो ऐतिहासिक तथा मौलिक कार्य किए, यह सब इसी का एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु था। इसमें कोई भूल नहीं सकता कि उन्होंने धर्मांतरण भी इसलिए ही किया था। मित्रों, बाबा साहब ने कहा कि जिस धर्म में कोई मान और सम्मान नहीं हो, जिस धर्म में जाति हो, जिस धर्म में छोट हो, जिस धर्म में बड़ापन हो, जिस धर्म में गरीबी हो, और जिस धर्म में मान और सम्मान नहीं हो, उस धर्म में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और बाबा साहब ने नागपुर में लाखों अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता आज से शून्य होती है। ऐसी उसकी शुरुआत से ही भूमिका और सामाजिक स्वतंत्रता के गर्भ में ही राजनीतिक स्वतंत्रता, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा वो सोचते थे। परंतु इस यथार्थ को राजनीतिक समाज सुधारवादी नहीं समझ पाए। वास्तविकता यह है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रांडे की महाता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जान चुके थे, क्योंकि इस महापुरुष ने संपूर्ण सुधार के लिए महत्व को रेखांकित कर उसके लिए प्रयत्न शुरू कर दिया था। भारतीय समाज का पुनर्रचना का प्रश्न इसी चिंतक ने उठाया था। उनके सामाजिक परिषद को राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर अगर आधार युक्त स्थान प्राप्त होता तो स्वतंत्रता आंदोलन को निश्चित ही सामाजिक आशय प्राप्त होता। भारत में वरिष्ठ वर्ग तथा जाति के लोग निचले वर्ण तथा जातियों पर निरंतर सत्ता बनाए रखें, इस यथार्थ को राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। मित्रों, इस पूरे संसार में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। लेकिन भारत में ये वर्ग भी हैं और वर्ण भी हैं। अगर भारत व वर्ण व्यवस्था पर अगर हम चर्चा करें तो ये बहुत बहुत गूढ़ और लंबा विषय है। और जाति आधारित ये देश है, धर्म आधारित देश है, और धर्म के नाम पर यहाँ, संप्रदाय के नाम पर यहाँ तमाम झगड़े होते रहते हैं और एक दूसरे के सामने तलवार निकाल कर रखते हैं। मानवता अगर हर इंसान दिखाए तो मानवता धर्म से ऊपर है।
बाबा साहब इसी दंश को झेलते हुए भारत की तमाम जनता को ये संदेश देते हैं। ये चिंतन करने की बात है, इस पर विचार करने की बात है कि मनुष्य धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर जीवन में आपने किसी काम की पराकाष्ठा कर ली है, उसको चाहने की इच्छा जाहिर कर ली है, उसको पाने की इच्छा जाहिर कर ली है, तो एक दिन आप भी बाबा साहब के उस संदेश को, बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण अवश्य करेंगे और उन विचारों को लागू करने के लिए आप समाज में एक नया संदेश लेकर जाएंगे। इसी विचार के साथ मैं अपना व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान फिर आपसे मुलाकात होगी। आप इस ग्लोबल लिटरेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रतिदिन डाले गए व्याख्यान को अपने जीवन में लेके आएं। और इसी आशय के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।